हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कम्युनिकेबल डिजीज, सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आपका कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आपका कोई भी डाउट हो एच सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे आपको पता है एजेंट सब्जेक्ट में आपकी लास्ट यूनिट कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है। जैसे कि सबसे पहले आपके में मेंशन है ट्यूबरक्लोसिस, फिर आपके मेंशन है डायरल डिजीज़, फिर आपके में हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस में आपको टाइप्स पढ़ना है ए टू ई, लेकिन मेनली आपके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में डिफरेंस पूछ लेते हैं। फिर आपका है डिजीज़ टाइफॉइड। फिर आपके स्मॉल में आ जाते हैं जैसे कि हर्पीस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा। मेनली मम्स तक आपका वेरी शॉर्ट रहता है और कभी कभी इसमें आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये 2 मार्क्स में आ जाता है। फिर आपका आता है इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, गैस गैंग्रीन, लेप्रोसी। ये आपके शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चंस हैं और इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका डेंगू, फ्लेक, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, फिलेरिसिस, ये आपके वेरी शॉर्ट वाले हैं। फिर आपका लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, जिसको हम लोग बूफिंग कफ भी कहते हैं, कोविड-19। कोविड-19 इसलिए हम लोग लेते हैं, मतलब ऐसे लॉन्ग में को आने के कुछ चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जो इसमें पैथोफिजियोलॉजी है और साथ ही साथ जो इसका फंक्शनिंग है, जो इस पे अफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, वो भी हाल ही में हुआ था। आपको पता है ना, कोविड-19 डिज़ास्टर पैंडेमिक अभी हाल ही में हुआ था, जिसकी वजह से इसका जो क्वेश्चन है उसका रेट हाई हो चुका है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे से टॉपिक से, जिससे आपको एकदम क्लियर होने लगे। तो अगर मैं बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस को, तो ट्यूबरक्लोसिस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमने पार्ट्स में वीडियो डिस्कस करी थी, जिसमें हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस को डिटेल में डिस्कस करा था, साथ ही साथ हम लोगों ने इसकी थेरेपी, जिसको हम लोग डॉट्स थेरेपी के नाम से जानते हैं, उसको भी डिटेल में डिस्कस करा था। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से पहले ट्यूबरक्लोसिस की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इस वीडियो में ट्यूबरक्लोसिस को हम फिर से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, वो चीज़ जब अवेलेबल है तो मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। कुछ स्टूडेंट जो उसको पढ़ कर आए हैं वो डायरेक्ट आगे की डिजीज़ कंटिन्यू करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है ट्यूबरक्लोसिस को, वो जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट वीडियो से पढ़ लेंगे। क्योंकि मेरा मेन फोकस है टाइम सेव करना आपका। आप जल्द से जल्द पढ़िए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। फिर आपके आते हैं वेरी शॉर्ट्स की, अगर मैं बात करूँ तो वो आपका है हर्पीस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी हर्पीस की। हर्पीस एक आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो आपके वायरस से होती है। हर्पीस में क्या होता है, जो आपके लिप्स होते हैं, जो आपका माउथ है, जो आपका जेनिटल एरिया होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उस वायरस की वजह से। उसी को हम लोग कहते हैं हर्पीस। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हर्पीस आपका वायरस की वजह से होता है। जो आपके लिप्स और जो आपके माउथ और जो आपका जेनिटलिया एरिया होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। लिप्स के बॉर्डर में, माउथ में सोर हो जाएगा और जेनिटल एरिया में, जिससे आपको क्या होगा, वहाँ पे इचिंग होगी, इरिटेशन होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हर्पीस में। फिर आपका आता है चिकन पॉक्स। अगर मैं बात करूँ चिकन पॉक्स की, तो ये आपको वायरस से होता है। इसको हम लोग वेरिसेला भी कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ चिकन पॉक्स में, आपको ब्लिस्टर रैश मिलेंगे स्किन पे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इचिंग होगी। फिर आपका आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होगा वेरियोला वायरस से। ये आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और चिकन पॉक्स आपका सीवियर हो नहीं, मतलब इतना नहीं होता है, स्मॉल पॉक्स ज़्यादा सीवियर होता है। स्मॉल पॉक्स में इवन डेथ भी हो जाती है पर्सन की, लेकिन चिकन पॉक्स में डेथ नहीं होती है। और जो स्मॉल पॉक्स है वो आपका इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसमें आपको
फीवर, हेडेक, बैक एक भी मिलेगा, मतलब कि आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपका सर दर्द होगा, आपको फीवर होगा। तो ये सारी चीज़ आपको स्मॉल पॉक्स में मिलेंगी। फिर आपका आता है मीसल्स। अगर मैं बात करूँ मीसल्स, मीसल्स को हम लोग रूबियोला और रूबेला भी कहते हैं। रूबेला वायरस आपका मीसल्स कर मतलब कॉज करता है। अगर मैं बात करूँ मीसल्स की, तो ये आपका सीरियस होता है चाइल्ड में। जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस होता है मीसल्स हो जाने के। ये आपके स्प्रेड होता है एयर के थ्रू और ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीसल्स क्या है। फिर हम बात करते हैं मम्स की। अगर मैं बात करूँ मम्स की, तो मम्स को हम लोग पैरोटाइटिस भी कहते हैं। अब ये पैरोटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स का, उसको हम लोग कहते हैं मम्स। मेनली इसका मतलब यही होता है। अगर मैं बात करूँ जो मम्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स का होता है। और आपको पता है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है पैरोटिड, फिर आपका है सबलिंगुअल, फिर आपका है सबमैंडिबुलर। फिर अगर मैं बात करूँ पैरोटाइटिस, मतलब कि जो आपकी पैरोटिड है उसमें आपका इन्फ्लामेशन होगा, तब आपका आएगा मम्स। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या होगा, आपकी पैरोटिड ग्लैंड होगी, स्लाइवरी ग्लैंड में। फिर आपकी ये जो डिज़ीज़ है मम्स में, वो कैसे मतलब कि इन्फेक्ट होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है। जो इन्फेक्टेड सलाइवा होता है उसके ड्रॉपलेट या फिर उसके कांटेक्ट में आने की वजह से, या फिर उसके आप मतलब कांटेक्ट में आके कंटामिनेट हो गए, तो वो आपको मम्स कॉज करा देगा, जिससे आपको अफेक्ट करेगा स्लेवरी ग्लैंड को। तो अभी हम लोगों ने मेनली हर्पीस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्स को डिस्कस करा एकदम सिंपल वे में। और ये सारा शॉर्ट्स में मैंने इसलिए लिखा है कि बुक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लिखा है, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे एकदम आपको क्लियर हो जाए। फिर अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ डायरियल डिजीज़ को। डायरिया, आपको पता है डायरिया क्या है? डायरिया में क्या होता है, लूज़ लिक्विड वाटरी स्टूल पास होता है। उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं डायरिया हो गया। आपको दिन में 3 टू 4 टाइम्स पास करना होगा लिक्विड स्टूल, तब आपकी कंडीशन डेवलप होगी, उसको हम लोग कहते हैं डायरिया। ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ में 6000 पीपल्स को अफेक्ट कर देता है, और ये सबसे ज़्यादा घातक या फिर कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग है चिल्ड्रन के लिए, जिसमें चिल्ड्रन की डेथ भी हो जाती है। डायरिया आपका 2 टाइप्स का आता है, एक आपका होता है एक्यूट, एक आपका होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि आपको 3 से 4 दिन, मतलब 3 दिन से लगा के 12 दिन तक आपको कंडीशन अगर डायरिया की है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट। और यही आपकी हफ्तों में हो गई, 3 हफ्ते, तब आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, तब आप कहेंगे क्रोनिक है। बस यही डिफरेंस है एक्यूट और क्रोनिक में। अगर आपका 12 दिन तक या 14 दिन तक भी है, तब आपका होगा उसको एक्यूट। वही आपका 3 वीक से 4 वीक जा रहा है, वो आपकी हो जाएगा क्रोनिक। एक्यूट में टाइम कम रहता है, क्रोनिक में टाइम ज़्यादा रहता है। एक्यूट में कंडीशन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, कंडीशन बेकार रहेगी, लेकिन सीवियर नहीं होगी। सीवियर कंडीशन आपको क्रोनिक में मिलेगी। फिर हम डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी के बारे में। अगर मैं बात करूँ इटियोलॉजी के, तो इसके 3 मेन कॉज होते हैं। एक आपका होता है बैक्टीरियल कॉज, एक होता है आपका वायरल कॉज, एक आपका होता है अदर कॉज। बैक्टीरिया में आपके बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे कि आपके बेसिलस आता है, सैल्मोनेला होता है, शिजेला आता है, इकोलाई आता है। और वायरस की अगर मैं बात करूँ तो आपके रोटा वायरस आते हैं, एस्ट्रा वायरस आता है, अडीनो वायरस आते हैं, कैल्की वायरस आते हैं, इंट्रो वायरस आते हैं। अदर कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो एंटमेबा हिस्टोलिटिका। एंटमेबा हिस्टोलिटिका एक इम्पॉर्टेंट अदर कॉजेज़ में आता है, जो आपका डायरिया कॉज करता है। डायरिया की अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसमें 2 बुक में आपके मेंशन है, तीसरा मैंने ऐड ऑन करा है। पहला है कंटामिनेटेड फूड, मतलब कि ऐसा खाना जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस या अदर कॉजेज़ प्रेजेंट है। कंटामिनेटेड फूड हो गया जिसको खाने के बाद आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, ऐसे खाने या ऐसे पानी की वजह से हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ रहा है। कंटामिनेटेड फूड है, उसको आपने खाया तो आपको प्रॉब्लम होगी, और कंटामिनेटेड वाटर है उसको आपने पिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका आता है थर्ड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फीकल मैटर पे जो बीज हैं वो अगर कॉन्टैक्ट में है, फिर आपके कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, कोई भी आपके मटेरियल है उस पे, खाने पे, उसके बाद पीने पे, वो उसके अदर में वो डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, फिर इनडायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, जिसकी वजह से
डायरियल डिजीज़ हो सकती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपके 3 होते हैं, दैट इज़ कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड आपका कॉन्टैक्ट। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। अब कोई भी डिजीज़ हो, सबसे मेन आपको पता है अब तक पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी की पहली लाइन तो सबसे कॉमन, दैट इज़ ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब पहली लाइन लिखने के बाद में एरो बनाने के बाद में आप क्या लिखेंगे, मतलब कि इन सारे इटियोलॉजी की वजह से, ये जब सारी इटियोलॉजी मतलब कि जो आपके बैक्टीरिया वायरस हैं उनकी वजह से तो आपके डायरिया स्टार्ट हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक खाना था, इस खाने में आपका वायरस है, बैक्टीरिया है। जब इस खाने को आप खाओगे तो ये आपका ऑर्गेनिज्म में इंटर होगा। खाना कहाँ जाता है, आपके जीआई सिस्टम में जाता है। इसका मतलब आपका बैक्टीरिया वायरस भी आपके जीआई सिस्टम में गया। अब वहाँ पे जाने के बाद वो डिस्टर्बेंस करेगा बोवल में, आपके जो बोवल्स होते हैं उनके फ्लोरा जो होते हैं उनमें क्या करेगा, डिसरप्शन करेगा। उसके बाद में जिसकी वजह से यही बैक्टीरिया यही वायरस क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोटॉक्सिन को करेंगे, और यही इंटरटॉक्सिन क्या कॉज कर देगा, डायरिया कॉज कर देगा। एकदम सा सिंपल है, लर्न क्या करना, बस ये 2 पॉइंट। सबसे पहले आपको पता है आप खाना खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा, आपके जीआई सिस्टम में जाएगा। अगर खाने में, पानी में आपका मतलब ये बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म में आपके कहाँ जाएंगे, पेट में जाएंगे, मतलब जीआई सिस्टम में जाएंगे। फिर वहाँ से जाते वक्त क्या करेंगे, डिसरप्शन करेंगे, मतलब कि उसके फंक्शंस को डिसफंक्शन करेंगे, फ्लोरा को जो आपके वोवल में होता है। उसके बाद में वही बैक्टीरिया वायरस क्या रिलीज़ करेंगे, इंटरोटॉक्सिन। इंटरोटॉक्सिन के बाद में वो डायरिया कॉज कर देगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, एक बारी आपने भी लाइफ में फेस करा होगा डायरिया डिजीज़ को, मैं कह रही हूँ सिंपली एक्यूट कंडीशन में। लेकिन आपको ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो पता होंगे कि आपका पेट बहुत दर्द करता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, एकदम खिंचाव होता है उस टाइम पे। उसके बाद में इंटेस्टाइनल रबिंग होती है, एनोरेक्सिया होता है, थर्स्ट होता है, वाटरी स्टूल होता है। अब वाटरी स्टूल होता है, जितना भी आप पानी पी रहे हो वो आपका वाटर रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपको थ्रस्ट फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील होगा, डिहाइड्रेशन होगा और लो ग्रेड का फीवर भी आएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक डायरिया पेशेंट में। फिर आप हिस्ट्री कलेक्ट, फिर आप करोगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, जिससे आप टेस्ट करोगे, जिससे पता होगा कि उस पर्सन को डायरिया है या नहीं है। तो उसके लिए आप करोगे हिस्ट्री कलेक्शन, एकदम बेसिक। फिर आप करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, एकदम बेसिक। फिर आप करोगे स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि डायरिया है कि नहीं। अब वाटरी स्टूल है, पहले क्लियर हो गया। उसके बाद में उसमें ब्लड आ रहा है, नहीं आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपसे स्टूल एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाता है। फिर आपका होता है यूरिन एग्जामिनेशन। फिर आपका आता है सीबीसी टेस्ट, जिससे आप क्या कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें आप आरबीसी, हीमोग्लोबिन और जितने भी ब्लड कंपोनेंट है उनका टेस्ट आपको पता चल जाता है। फिर आप सीरम लेवल भी चेक कराओगे। सीरम लेवल पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड का कराओगे। क्यों कराओगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट में भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करूँ, आपका वाटर स्टूल हो रहा है, वाटर जो आपकी बॉडी में नहीं रुक पा रहा है, आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में भी आपको इम्बैलेंस मिलेगा, जिसके लिए आप सीरम टेस्ट कराएंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है हम लोग 3 में लिखते हैं। सबसे पहले आपका आता है, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, फिर हम बुक का डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपका मैनेजमेंट 3 टाइप्स का आता है। सबसे पहले मैनेजमेंट आपका होता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आपको पता है कभी भी कुछ भी हो तो पहले हम लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, फिर आप लिखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर ही आप लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। लेकिन कभी भी आपको जब किसी भी डिजीज़ में सर्जरी नहीं होती है तो आप क्या लिखते हो, ड्रग लिखते हो, ड्रग के बाद में आप मेडिकल लिखते हो, फिर नर्सिंग लिखते हो। अब हम बात करते हैं हमारे डायरिया डिजीज़ में। तो डायरिया डिजीज़ में आप कौन सी ड्रग का यूज़ करोगे, तो आप एंटीबायोटिक्स लोगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक इसलिए, जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है वो एंटीबायोटिक उसके लिए वर्क करेगा। अब आपको पता है कितने आते हैं, अमीकासिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सन आता है, पेनिसिलिन आता है। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं जिनके आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में नाम लिख सकते हो। आपको डायरिया हो रहा है तो आप एंटी डायरियल लोगे मेडिसिन में। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, जिसमें आपके कोडीन आते हैं, लोपरमाइंड आता है। तो आपको स्पेलिंग लर्न कर लेनी है, क्योंकि बहुत
चांसेस होते हैं ये दवाइयों का जब आप नाम लिख रहे होते हो तो गलत हो जाता है। तो स्पेलिंग प्लीज़ एक बार लर्न करके एक बार लिख के ज़रूर देखिएगा। और यही 2 मेन आपके ड्रग थेरेपीज़ चलते हैं। सबसे पहले आपका एंटीबायोटिक, फिर आपका आता है एंटी डायरियल। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपके मैनेजमेंट की, वो आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें पेशेंट को क्या हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसके लिए अब हम लोग रिहाइड्रेशन के लिए थेरेपी चलाएँगे। जिसमें हम लोग पेशेंट को NaCl, पोटेशियम और ग्लूकोज़ एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे, जैसे कि नॉर्मल सलाइन NS देंगे, DNS देंगे, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन देंगे। साथ ही साथ ओरल फ्लूइड, राइस वाटर, कोकोनट वाटर, दाल वाटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, थर्स्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इससे सेव कर सकते हैं। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग का रोल मेन क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा कि आप डिहाइड्रेशन लेवल को असेस करोगे, एडमिनिस्टर करोगे फ्लूइड को, मेंटेन करोगे इनटेक आउटपुट चार्ट को, पेशेंट को एजुकेट करोगे कि कैसे उसको हाइजीन करिए, कैसे उसको कंटामिनेटेड फूड नहीं लेना है, कैसे उसको अपने फूड पैटर्न को चेंज करना है, कैसे उसको मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे लेना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है और कैसे फूड पैटर्न को मेंटेन करना है जिससे वो अपने डिजीज़ कंडीशन को बदल सकता है। फिर आपका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो अब प्रिवेंशन का मेन मीनिंग क्या होता है? वो कंडीशन डेवलप हो गई कि, लेकिन हम लोग इसलिए प्रिवेंट कर रहे हैं कि बाद में वो फिर से ना डेवलप हो पर्सन में और उनके जो साथ में हैं उनमें भी ना डेवलप हो। तो हम लोग बताते हैं मेनली प्रिवेंशन में क्या करो, आप एजुकेट करोगे पेशेंट को भी और फैमिली को भी कि आपको कंटामिनेटेड खाना नहीं खाना है, कंटामिनेटेड से आप कैसे बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आप बताएंगे कि खाने को आपको ढक के रखना है, क्लोज रखना है। फिर आप बताएँगे आपके जो लैट्रिन है वो नीट और क्लीन होनी चाहिए, डर्टी नहीं होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना है आपको। फिर आप बताएँगे कि पेशेंट को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, खाना खाने से पहले जर्म्स फ्री हैंड होने चाहिए उसके। तो ये टॉपिक था आपका डायरिया डिज़ीज़ का। डायरिया डिज़ीज़ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट डिज़ीज़ हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब बस यही है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर का, जिससे लीवर डैमेज होती है। मेनली ये होता है इन्फेक्शन की वजह से और ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होता है। ये डैमेज करता है आपके लंग्स को। कभी कभी ये अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस वैसे आपका 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट में थोड़े टाइम मतलब वही दिन में रहेगा और क्रॉनिक में आपका डेवलप होता है वीक्स में। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, वो कि आपके होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहला होता है आपका वायरल, फिर आपका आता है नॉन वायरल हेपेटाइटिस, फिर आपका आता है ऑटो इम्यून वायरल हेपेटाइटिस। अगर मैं बात करूँ वायरल हेपेटाइटिस की तो ये आपके सेवरल टाइप्स के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी। तो ये आपके हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस जी तक आपके वायरल हेपेटाइटिस में आते हैं। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ड्यू टू इटियोलॉजी, अभी हम लोगों ने इटियोलॉजी डिस्कस करा, जिसकी वजह से आपके में डेवलप हो जाएगा हेपेटाइटिस। अब एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी में आपके ड्रग्स आएंगे, अल्कोहल आएगा, वायरल इन्फेक्शंस आएंगे। फिर जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ वायरल है, वो आपके लीवर में जाएगा, लीवर टिश्यू में इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ के में आपके जो मीडिएटेड साइटोकाइन और साइटोटॉक्सिन सेल्स होती हैं और जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ये मीडिएटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपके हेपेटोसाइट्स की सेल्स होती हैं वहाँ पे क्या होगा, लाइसिस होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में हेपेटिक सेल्स में नेक्रोसिस होगा, मतलब कि सेल का डैमेज होगा, सेल की डेथ होगी। फिर प्रोलिफरेशन और इन्लार्जमेंट होगा कफर सेल का, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो बाइल फ्लो में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये नॉर्मली आपके बुक में मेंशन है, जो सिंपली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मुझे नहीं अच्छी लगी थी, जिसके लिए मैंने सिंपली निकाली थी गूगल से, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एज़ यूजुअल आपकी मर्जी, अगर आपको ये कन्वीनियंट लग रही बुक की तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी वाली प्रेफर कर सकते हो, पैथोफिजियोलॉजी। मैंने लिखा था ड्यू टू
इटियोलॉजी, इटियोलॉजी की वजह से जो लीवर है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा था। लीवर के सेल्स को हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं। जब लीवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो सेल्स में भी डैमेज आएगा, जिसको हमने कह दिया हेपेटोसाइट डैमेज। हेपेटोसाइट डैमेज मतलब सेल इतनी डैमेज होने लगी कि सेल की डेथ होने लगी, जिसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। जब सेल की डेथ होगी तो सारे लीवर के फंक्शन में ऑल्ट्रेशन आएंगे, मतलब चेंजेस आएंगे। जो काम पहले लीवर 10 मिनट में कर पा रहा था वही काम अब 30 मिनट लग रहे हैं। तो चेंजेस आए क्यों? क्योंकि वो पहले वही 10 मिनट वाला काम 100 सेल करते थे, अब वही काम 10 से 20 सेल कर रहे हैं। फिर ऐसी कंडीशन में परसिस्टेंस रहेगा। क्यों? अभी तो आपके थोड़ी सी फंक्शन चेंज हुआ, आप तो ऐसे ही सोचोगे कि भाई थोड़ा बीमार करके चलता रहेगा, जिसकी वजह से फिर आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे जो आपको हेपेटाइटिस कॉज कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली पैथोफिजियोलॉजी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो इस तरीके से बताया वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट था। जैसे बुक में था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ड्यू टू इटियोलॉजी, ड्रग्स, अल्कोहल, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके लीवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा। लीवर की सेल को कहते हैं हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट का डैमेज होगा। अब सेल डैमेज हो रही है तो सेल इतनी ज़्यादा डैमेज होने के बाद में नेक्रोसिस अकर होगी, सेल का डेथ होगा, जिसकी वजह से जो लीवर फंक्शन है उसमें भी ऑल्ट्रेशन होगा। अब चेंजेस आने की वजह से कंडीशन परसिस्टेंस हो जाएगी। फिर आपको वो साइन एंड सिम्टम्स, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे जो एक पर्सन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हेपेटाइटिस हो जाता है। फिर आपका आता है फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस। अगर मैं बात करूँ फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस तो ये आपके 3 फेज होते हैं। एक आपका होता है इम्यून टॉलरेंट फेज, एक आपका होता है इम्यून क्लियरेंस फेज, एक आपका होता है क्वीसेंट फेज। अब इम्यून टॉलरेंट फेज की अगर मैं बात करूँ, ये आपके 3 मेन फेजेस हैं जो हेपेटाइटिस के आते हैं, फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस। तो पहला जो आपका इम्यून टॉलरेंट फेज है, जो इसमें क्या होता है, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो टॉलरेट कर ले जाती हैं वायरस को, मतलब कि वो वायरस को समय पे इग्नोर कर देती, इतना ध्यान नहीं देती, जिस वजह से वो टॉलरेट कर ले जाती है। सिंपल मीनिंग बस इस चीज़ का है, और यही चीज़ आपके ब्रैकेट में एकदम मेंशन है। फिर आपका आता है इम्यून क्लियरेंस फेज। इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है अब भाई एक्टिवेट हो जाता है और जो वायरस होता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। क्लियरेंस का मतलब क्या है, एलिमिनेट करेगा वायरस को। टॉलरेंट का मतलब क्या है, पहले इग्नोर कर रहा था। अब थर्ड आता है क्वीसेंट फेज। इसमें क्या होता है, जो वायरस होता है वो अब लेस एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये 3 फेजेस हैं हेपेटाइटिस के। सबसे पहला आपका है इम्यून टॉलरेंट फेज, फिर दूसरा आपका है इम्यून क्लियरेंस फेज, फिर आपका है क्वेसेंट फेज। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि ऐसे कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो फटीक, एनोरेक्सिया, फटीक बहुत ज़्यादा थकान होगी, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग उतने अच्छे से नहीं हो पा रही जितने अच्छे से होनी चाहिए थी। आपको नौजिया होगा, कफ होगा, जॉइंट पेन होगा, जॉइंटिस हो जाएगा, डार्कनिंग हो जाएगी आपकी यूरिन की, स्टूल क्ले कलर का होगा आपका, पुअर एपेटाइट होगी, आपका जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे पेन होगा। वहाँ क्यों पेन होगा, इसका रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका लीवर लोकेट करता है। आपकी इंक्रीज हो जाएगी प्यूराइटिस, फिर आपको डिक्रीज हो जाएगा जॉइंटिस पोस्ट स्ट्रिक फेज में, रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल कलर और इम्प्रूव हो जाएगी एपेटाइट, और फैटिक भी आपकी कंटिन्यूइंग हो जाएगी। ये आपका पोस्ट कंडीशन है, जब आप एट्रिक कंडीशन से आप हट जा रहे हो, मेनली आपका यही होता है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करो तो सबसे पहले वही आएगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। आप ब्लड टेस्ट कराओगे, एलएफटी टेस्ट कराओगे, आप सीरम टेस्ट कराओगे जिसमें सीरम एस्पार्टेट टेस्ट कराओगे, अमीनो ट्रांसफरेज टेस्ट कराओगे, सीरम अलानिन टेस्ट कराओगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कराओगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइप टेस्ट कराओगे, आप लीवर बायोप्सी भी करवाओगे। तो ये आपके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आप हेपेटाइटिस को क्लियर, मतलब हेपेटाइटिस जानने के लिए ये टेस्ट कुछ कराएंगे। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको वो ड्रग अवॉइड करनी है जो मेटाबोलाइज्ड होती हैं लीवर में। क्यों? क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग ऑलरेडी डाउन हो गई है, अगर वहाँ जाके मेटाबोलाइज होगी तो मे बी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बाद में करे वर्क, इसीलिए। फिर आपको विटामिन के ज़रूर लेना है, क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज़ कर देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है। आपको एनाल्जेसिक लेना है, आपको आईवी फ्लूइड्स लेना है, आपको बहुत ही कम फैट लेना है, लो फैट डाइट लेनी है। आप कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा सकते हैं
हैं। आपको अवॉइड करना अल्कोहल को, और इससे बहुत ज़्यादा हेपेटिक डैमेज होता है। आपको लैक्टोलोज डिमांड हो जाएगी। उसके बाद में आप प्रोटीन और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे अपने डाइट में। अपने डाइट में बिल्कुल ही नहीं लोगे सोडियम और प्रोटीन को। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आप लीवर को ट्रांसप्लांट कर दोगे सिंपली। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपली आप पहले तो पेशेंट को एजुकेट करोगे, पेशेंट को हाइजीन के बारे में बताओगे, मेडिकेशन के बारे में बताओगे, एक्सरसाइज के बारे में बताओगे, फॉलोअप के बारे में बताओगे। उसके बाद में अगर है तो फिर आप सप्लीमेंट्स के बारे में बता दोगे। तो ये सारी चीज़ आप लिखोगे। मेनली हेपेटाइटिस अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप इस तरीके से लिखोगे। लेकिन कभी कभी वेरी शॉर्ट में हेपेटाइटिस में डिफरेंस पूछ लेते हैं। कभी जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी में ही डिफरेंस आता है, तो ये सिंपली मैंने बुक में मेंशन करा, आप इसको इस तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बेसिस पे हमने लिखा है। तो पहला है हेपेटाइटिस ए, फिर आपका हेपेटाइटिस बी, फिर आपका हेपेटाइटिस सी। जो आपका पहला पॉइंट है वो है जीनोम, जेनेटिक। मतलब कि हेपेटाइटिस में आपको क्या मिलेगा, तो हेपेटाइटिस में आपको आरएनए मिलेगा, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड में। फिर आपको हेपेटाइटिस बी में डीएनए मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड में। हेपेटाइटिस सी की अगर मैं बात करूँ, उसमें आरएनए मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड में। फिर सोर्स की बात करें, सोर्स मतलब कि ये कैसे आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो हेपेटाइटिस ए आपका स्टूल की वजह से ट्रांसफ़र होता है, हेपेटाइटिस बी आपका ब्लड की वजह से ट्रांसफ़र होता है, और हेपेटाइटिस सी आपका ब्लड की वजह से ट्रांसफ़र होता है। फिर ट्रांसमिशन की वजह की अगर मैं बताऊँ, तो ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो आपको पता है ये इंट्रिक से ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो आपके इंट्रासाइट है, रूट है, वहाँ से। और जो ब्लड है वो आपका परक्यूटेनियस, ये भी ब्लड है, तो ये आपका सेम परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन करता है। फिर आपका आता है आईपी, जो आपका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर मैं बात करूँ इंक्यूबेशन पीरियड की, तो आप इंक्यूबेशन पीरियड की, वो आपको पता है क्या होता है, उसमें आपके बॉडी में वो सिम्टम्स उसके बाद में शो करेगा। हेपेटाइटिस ए की बात करूँ तो वो 15 टू 45 डेज़ होते हैं। हेपेटाइटिस बी में 30 टू 180 डेज़ होते हैं। हेपेटाइटिस सी में 15 टू 160 डेज़ होते हैं। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट होता है रिस्क फॉर क्रॉनिक। क्रॉनिक है कि नहीं, तो हेपेटाइटिस ए आपका क्रॉनिक नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी आपका क्रॉनिक में जाता है। हेपेटाइटिस सी भी आपका क्रॉनिक में जाता है। फिर आपका आता है रिस्क फॉर एचसीसी। तो हेपेटाइटिस सी में नो रहेगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के लिए येस है। प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए आप प्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का यूज़ करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस सी में आप ब्लड डोनर स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में डिफरेंस के। ये आपको ईजिली गूगल पे अवेलेबल है, आप उससे कवर अप कर सकते हैं। मेनली आपके 7 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आप जीनोम, सोर्स, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, फिर इंटुबेशन पीरियड पढ़ेंगे, फिर क्रॉनिक कंडीशन को देखेंगे, फिर प्रिवेंशन देखेंगे आप, फिर आप एचसीसी को देखेंगे, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या तीनों में डिफरेंस है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट डिजीज़ को आज की वीडियो के लिए, दैट इज़ टाइफॉइड। अभी तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। टाइफॉइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, या फिर आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट भी कह सकते हैं। फिर आएगा आपका मैनेजमेंट। तो ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं टाइफॉइड डिजीज़ में। टाइफॉइड है क्या, ये आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। ये आपका सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से कॉज्ड होता है, और ये बात सबको पता होगी क्योंकि एनसीईआरटी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये मेनली क्या होता है, इसमें आपका फीवर रहता है 3 से 4 हफ्ते तक, साथ ही साथ आपकी ब्रेडिकार्डिया कंडीशन रहती है। तो टाइफॉइड क्या है, इसमें आपका इन्फेक्शन हो जाता है सिस्टम्स में, सबसे ज़्यादा आपका अफेक्ट होता है आपका जो आपका कार्डियक सिस्टम है वो, और आपका जो नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको फीवर और एक्नेस मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी और एब्डोमिनल पेन रहेगा, वो आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूँ ये किसकी वजह से होता है, इसका मेन क्या है, तो ये इसका मेन कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। ये एक क्या है, बैक्टीरिया है। आपकी डेफिनेशन अगर इंट्रोडक्शन आ रहा है तो आप ये टाइफॉइड में लिखेंगे। फिर आपका आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और फीकल और यूरिन। तो इनकी वजह से टाइफॉइड डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। अगर मैं बात करूँ इंक्यूबेशन पीरियड की, तो ये 10 से 14 दिन होता है। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की।
पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि इन सारे इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि जो आपके बैक्टीरिया उसकी वजह से आपके डेवलप होता है। वो बैक्टीरिया आपके फूड और वाटर के या फिर आप फीकल यूरिन की वजह से कैसे भी कह लीजिए आपके इंटेस्टाइन के वॉल तक पहुँचती है। मैं वहाँ पहुँचने के बाद में जो टाइफी है वो अनअफेक्ट रहती है, मतलब वो किसी को अफेक्ट नहीं करेगी। वहाँ पहले क्या करेगी, सर्वाइव करेगी, पहले आई इन्वायरमेंट में थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करेगी। फिर जब वो एडजस्ट कर लेगी तब जो वो बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी है वो स्प्रेड होगी और जो आपके रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है वहाँ पे डैमेज करेगी। जहाँ पे डैमेज स्टार्ट होगा वैसे ही आपको सिम्टम्स मिलने लगेंगे। फिर आपका हो जाएगा मतलब टाइफाइड, जिसको आप कह दोगे कि ये आपका सल्मोनेला टाइफी की वजह से हो रहा है। सिंपल सा है, टाइफाइड भी आपको मतलब देखने को मिल जाता है, फैमिली मेम्बर में कभी ना कभी किसी को होता ही है। और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसको कोरिलेट भी आप थोड़ा थोड़ा डायरिया से कर सकते हो, क्योंकि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोड़े से वैसे रहते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूँ इसमें, तो आपके कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका फीकल मैटर जो डायरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था वो उसमें नहीं होता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, दिन में 2 दिन हो जाएंगे, 3 दिन होगा, आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। फिर होता है स्पीनोमेगाली, जो आपकी स्पीन है उसमें इन्लार्जमेंट होगा, आपको हाई फीवर होगा, चिल्स के साथ होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेशेंट लोग टॉक्सिक, इतना ज़्यादा पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा पेन होता है उस टाइम पे, बॉडी एक होता है, उसको समझ नहीं आता है। मेलेज एकदम थकावट सा फील करेगा, अनहैप्पी रहेगा, हेडेक होगा, कफिंग भी होगी, उसको ब्लीडिंग होने लगेगा, इंटेस्टाइन में डायरिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ जो स्किन होती है उसमें रेड स्पॉट्स पड़ने लगेंगे और टेंडरनेस हो जाएगा। तो ये आपके पैथोफिजियोलॉजी की जो अकर हो रही थी उसके बाद ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक टाइफाइड पेशेंट में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नो डाउट। आफ्टर दैट आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आरबीसी को टेस्ट करेंगे जो कि आपकी डिक्रीज जाएगी। फिर आप डब्ल्यूबीसी का टेस्ट करेंगे जो कि आपका इंक्रीज आएगा। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपकी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। फिर आप स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे आप देखेंगे कि टाइफी प्रेजेंट है कि नहीं। जहाँ टाइफी प्रेजेंट हो तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये साल्मोनेला टाइफी, मतलब कि ये टाइफॉइड हुआ है पर्सन को। आप एलिज़ा टेस्ट कराएंगे। आप एलिज़ा टेस्ट कराने के बाद में आप विडाल टेस्ट कराएंगे। विडाल टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, साथ ही साथ में विडाल टेस्ट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इतना फर्दर आपके में नहीं मेन है। मेनली आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड के लिए मेन टेस्ट अगर कभी भी पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे विडाल टेस्ट। जैसे कि एड्स के लिए मेन टेस्ट आपका एलिज़ा होता है। फिर आप करेंगे मैनेजमेंट के लिए जो आपका रिजर्वायर उसको आप कंट्रोल करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए आप एंटीबायोटिक्स लेंगे और जो पेन के उसके लिए आप मेडिसिन लेंगे। डिसइंफेक्शन का यूज़ करेंगे जिससे क्लीनिंग रहे। कंट्रोल करेंगे सैनिटेशन पे। ह्यूमनाइजेशन करेंगे पर्सन तो आप एंटी टाइफाइड वैक्सीन का यूज़ करेंगे। फिर आप को कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। मेजर कॉम्प्लिकेशंस मिलता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंसेफेलोपैथी और भी अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लिकेशन को तो आपको हेपेटिक या फिर सिफिनिक एब्सेस मिलेगा, स्प्लेनिक रप्चर मिलेगा, इंसेफेलोमेलाइटिस मिलेगा। तो ये आपके अदर मेजर कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। टाइफॉइड डिजीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।